हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सरकारी। आज हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट आर्टिकल ऑफ न्यूज़पेपर रिलेटेड टू एग्जाम। केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा राज्य को निर्देश दिए गए हैं कि अवैध अंग प्रत्यारोपण प्रणाली को किस तरह से रद्द किया जाए तथा जो भी अस्पताल है उनको पंजीकृत किया जाए। तो इसके लिए भारत भारत सरकार के स्वास्थ्य सेवा महानिर्देशक द्वारा अ, सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को यह पत्र लिखा गया है कि उनके द्वारा जितने भी विदेशियों का प्रत्यारोपण कराया जा रहा है उन सभी को डाटे को एक जगह संग्रहित किया जाए तथा महीने के आधार पर राष्ट्रीय अंग और उत्तक प्रतिरोपण संगठन के साथ साझा किया जाए ताकि इस सब बात को जाना जा सके कि कितने विदेशियों की प्रत्यारोपण संख्या में वृद्धि हुई है या फिर रजिस्ट्रेशन के माध्यम से अब अवैध अंग का जो प्रत्यारोपण चल रहा है उसको रद्द किया जा सके और एक प्रक्रिया को अपनाया जा सके। किस तरह से विदेशी नागरिकों से जुड़े अंग प्रत्यारोपण में जो वाणिज्य लेन देन होता है उसकी कारण जो अवैध क्रिया शामिल होती है उसको रोका जा सके। मानव अंग उत्तक प्रत्यारोपण अधिनियम 1994 के अनुसार नियुक्त राज्य के उच्च अधिकारी को अपने संबंधित राज्य में विदेशी नागरिकों को प्रत्यारोपण मामले की जांच करनी चाहिए तथा उसका अधिकार प्रदान करती है। तो यहाँ हम दो संस्थान का नाम याद रख सकते हैं। स्वास्थ्य सेवा महानिर्देशक होता है जो कि यह सुनिश्चित करता है कि सभी जो भी अंग प्रत्यारोपित हो रहे हैं उनको राष्ट्रीय अंग उत्तक प्रोत्साहन संगठन जो है इससे संबंधित है। नेक्स्ट इज साउथ ईस्ट एशिया। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं टोटल साउथ ईस्ट एशिया में कितनी कंट्रीज आती है। तो कंट्रीज की बात की जाए तो इट कंसिस्ट ऑफ 11 कंट्रीज। और यहाँ पे एरिया भी बताया हुआ है कि 4,05,000 के स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, जिसमें 8% यूरेशिया का है, 3% ऑफ द अर्थ टोटल लैंड एरिया। तो एक ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव से हम आइडिया रख सकते हैं। और टोटल पॉपुलेशन की बात की जाए तो मोर देन 675 मिलियन, यानी कि 8.5 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन यहाँ पे मिलती है, ये हम बोल सकते हैं। मिनिएचर कला तो हम देखते हैं कि किस तरह से जब मिनिएचर कला की बात की जाती है तो पुरानी महाभारत रामायण या फिर जो भारतीय संस्कृति है उससे संबंधित आर्ट फॉर्म हमें भारत में देखने के लिए मिलते हैं, लेकिन मिनिएचर कला इसके अलावा अजरबैजान में भी देखने के लिए मिलती है जो कि विश्व प्रसिद्ध है। जब हम 1920 की बात करते हैं, जब औरंग अजरबैजान को सोवियत संघ में शामिल कर दिया गया था, उसके बाद उनके द्वारा ये कला छोड़ दी गई थी। लेकिन 1991 में जब सोवियत संघ टूट गया उसके विघटन के बाद अजरबैजान में इसको पुनर्जीवित किया गया। किस तरह से मिनिएचर कला के सबूत देखने के लिए मिलते हैं कि उन पर चित्रकार खुद की अभिव्यक्ति करते हैं। यूरोपियन कला का प्रभाव हमें देखने के लिए मिलता है और लगातार यह पता चलता है कि जब हम अजरबैजान की बात करते हैं तो गलीचे की कारीगरी के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा उसकी अंतर्राष्ट्रीय ख्याति मिली है। किस तरह से मिनिएचर आर्ट में छोटी आकृतियों की कलाकृति बनाई जाती है और इसे मुख्य रूप से पुस्तक चित्रण की कला के रूप में भी उभार दिया जाता है। इसके अलावा इसमें फल फूल कला या फिर प्राचीन तरीकों से जो बदलाव किए गए उसके माध्यम से किया जाता है। और अजरबैजान के साथ साथ तुर्की में भी हमें मिनिएचर फॉर्म ऑफ आर्ट देखने के लिए मिलती है। आचार आपको कुछ ऐड करना है इसमें? इसमें मिनिएचर पेंटिंग की कुछ खासियत बता सकते हो आप, मतलब कैसे पता चलेगा कि वो मिनिएचर पेंटिंग है? उसमें छोटी छोटी आकृति बनी होती है, फिर पूरे उसको दर्शाया जाता है। जैसे अगर अ, किसी मंदिर का वो वर्णन किया हुआ है उसके माध्यम से, या फिर जब हम देखते हैं कि रामायण या महाभारत के जैसे जब हमें राजस्थान में उस टाइम पर जो साक्ष्य देखने के लिए मिलते हैं, या फिर जब हम अकबर के टाइम पर देखते हैं तो उस टाइम पर की जो प्रथाएं थी वो हमें देखने के लिए मिलते हैं। उनके माध्यम से चीजों को दर्शाया जाता है। नेक्स्ट, और अगर हम इसमें और पॉइंट में ऐड करूँ तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं नेचुरल कलर्स का यूज होता है। जैसे फूल पत्ती इस टाइप के उनको यूज करके, तब मतलब वो नेचुरल पिगमेंट को यूज करके आर्टिस्ट अपनी स्किल को दिखाता है। तो हम देख सकते हैं पिक्चर में भी दिखाई दे रहा है जो अजरबैजान में मिलती है। और इसके अलावा अगर हम बात करें, रीजनल डाइवर्सिटी को भी दर्शाता है मिनिएचर पेंटिंग, कि अलग अलग एपिक्स को दिखाता है, ये हम बोल सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसमें मैन्युस्क्रिप्ट की इलस्ट्रेशन भी दिया है, जैसे वेदास पुराण रामायण इन सब की हम बात करते हैं। तो आर्ट एंड लिटरेचर का जो हॉलमार्क है वो यहाँ पे दिखाई देता है इस पेंटिंग में। वी कैन मूव फॉरवर्ड नाउ। Next is Perlis of pneumonia. So pneumonia is a form of acute respiratory infection. How it is caused? It is caused by viruses or bacteria, or it can
कोज, तो हम यहाँ पे फोकस कर सकते हैं, इट कैन कोज माइल्ड टू लाइफ थ्रेटनिंग इलनेस इन पीपल ऑफ ऑल एजेस। तो इस टाइप की स्टेटमेंट अगर प्रीलिम्स में भी दी जाती है, इट कैन कोज, तो वो हो सकती है, यानी कि हाउएवर इट इज द सिंगल लार्जेस्ट इन्फेक्शियस कोज ऑफ डेथ इन चिल्ड्रन वर्ल्ड वाइड में भी। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं। उसके अलावा हम बात कर सकते हैं निम्नोकोकल निमोनिया की। सो हाउ इट इज कोज्ड? इट इज कोज्ड बाय अ बैक्टीरिया नेम स्ट्रिप्टोकोकस निमोनिया, ये हम याद रख सकते हैं। और इट इज द मोस्ट कॉमन और सीवियर हम बोलते हैं इंडिया या फिर अदर पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड। और अगर डाटा की बात की जाए तो 2018 का एक डाटा है, उसमें बताया गया 1 in every 8 चाइल्डहुड डेथ्स निमोनिया इसी की वजह से होती है। तो यहाँ पे कुछ स्ट्रेन्स भी है बैक्टीरिया के, ये हम देख सकते हैं। तो यहाँ पे वैक्सीन की बात हम कर सकते हैं मोस्ट स्पेसिफिकली, क्या न्यूमोकोकल इसके लिए वैक्सीन है? तो यस देयर इज। तो 2 kinds ऑफ वैक्सीन है। फर्स्ट इज न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन और दूसरा है न्यूमोकोकल पॉलीसैकेराइड वैक्सीन। तो ये एक पावरफुल टूल की इंडिया में भी अवेलेबल है, वेरिएशन ऑफ 10 to 13 और 14 बैक्टीरियल सीरोटाइप्स। तो मोस्ट प्रोबेबली अगर देखा जाए तो पीसीवी ज्यादा यूज होती है, और अराउंड 5 लाख लाइव्स 5 ईयर में सेव भी करी है। तो हम देख सकते हैं वैक्सीन का भी कितना बड़ा रोल है। दिव्या आप ऐड कर सकते हो। Then we can move forward. डेनमार्क की कंपनी, नॉर्वे, नॉर्डिक्स, अमेरिका और यूरोप की लोकप्रिय कंपनी है। तो यहाँ देखा जाता है कि किस तरह से इनके द्वारा डायबिटीज और वजन कम करने की दवाइयाँ बनाई जाती है, जिसकी वजह से इन्हें अत्यधिक प्रसिद्धि मिल रही है तथा मूल्यवान जो यूरोप की सबसे मूल्यवान पब्लिक फर्म बन गई है। जब हम देखते हैं कि नॉर्वे, नॉर्डिक्स इसके अलावा और भी दवाइयों का प्रचार बनाते हैं, लेकिन इनके रिवेन्यू इसकी वजह से बढ़कर 33 अरब डॉलर हो गया है, जो कि आज भी कंपनी आधी दुनिया में बिकने वाली डायबिटीज के इंसुलिन बनाती है। तो देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा इंसुलिन बनाने वाली कंपनी नॉर्वे नॉर्डिक है, जो कि डायबिटीज के लिए फेमस है। उसके अलावा जब हम बात करते हैं कि कंपनी में अलग अलग श्रेणी के लीडर्स बनाए गए, जिसके माध्यम से वह मोटापे का इलाज करने वाली बीमारी है। तथा इसके अलावा ओजेम्पिक लगभग 6 साल से मार्केटिंग में है। ओजेम्पिक इनकी दवाई का नाम है, जो कि मोटापे से संबंधित है। इसके अलावा इलोन मस्क के माध्यम से भी इसका प्रयोग किया जाता है। ओजेम्पिक टैग किया गया ताकि इसको अरबों लोगों ने देखा, ताकि इसका प्रचार प्रसार और बढ़ाया जा सके। तो देख सकते हैं किस तरह से ओजेम्पिक और वेगोवी, ये 2 दवाइयों के नाम से जो नॉर्वे नॉर्डिक है, यह यूरोप की सबसे बड़ी कंपनी बन गई। नेक्स्ट इज दिस इज रिलेटेड टू GS1 इंडियन सोसाइटी एंड सोशियोलॉजी ऑप्शनल मोस्ट प्रोबेबली। तो हम यहाँ पे बात करते हैं दलित लिटरेचर का रोल, यानी कि यहाँ पे कीवर्ड है द डिकोडिंग वॉइसेस ऑफ द रेजिस्टेंस एंड डिस्पेयर। तो डिकोडिंग वॉइसेस ऑफ रेजिस्टेंस, हियर द कीवर्ड इज। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अगर दलित मूवमेंट की बात करूं तो हम एक कीवर्ड में या फिर कुछ वर्ड्स में बोल सकते हैं कि इट इज टू काउंटर अटैक सोशो कल्चरल हेजिमनी। तो इसमें दलित लिटरेचर का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि मार्जिनलाइज पीपल पहले भी रहे हैं दलित के अगेंस्ट। उसके लिए महात्मा गांधी जी ने भी हरिजन वर्ड यूज किया था इस टाइप से। तो स्ट्रगल फॉर इक्वालिटी इन अ कास्ट रिडन और डीपली हायरार्किकल सोसाइटी। तो यहाँ पे हम दलित लिटरेचर का रोल कि वो कैसे फायदेमंद होगा, तो अगर एक पर्सपेक्टिव बोले, इट हेल्प्स इन सोशल इक्वालिटी। नेक्स्ट इज ह्यूमन डिग्निटी, इट कैन एनरिच डाइवर्सिफाइड इंडियन लिटरेचर। और एक फ्रेश पर्सपेक्टिव है इस बारे में, मतलब इतनी अवेयरनेस नहीं है कि हर कोई बात कर सके, तो लिमिटेड ही कुछ सोशोलॉजिस्ट और साइकोलॉजिस्ट है जिन्होंने इसके बारे में बात की है। तो दलित लिटरेचर एक तरीके से टुवर्ड्स इंक्लूसिविटी के रिगार्डिंग हमें लेके चलता है। तो एक तरीके से अवेयर करता है कि ऑपरेशन के अगेंस्ट, कॉन्शियसनेस रेज करता है। और एक कीवर्ड है यहाँ पे अवेयरनेस के अलावा एम्पैथी,
जो कि हम GS4 एथिक्स में बिल्कुल अच्छे से, कि एक एम्पैथी होती है, एक सिंपैथी होती है। तो दिव्या, आप इसको बता सकते हो कि सिंपैथी और एम्पैथी में क्या फर्क होता है? जब हम सिंपैथी की बात करते हैं तो वो नेगेटिव टर्म की तरह यूज होता है, लेकिन जब एम्पैथी को देखते हैं तो वो पॉजिटिव, उसमें किस रेफरेंस में यूज किया जाता है? लाइक सिंपैथी में मान लो अगर हम किसी को देखते हैं कि उसको हेल्प की जरूरत है, या फिर हम बस उसको ओ इस तरीके से करके और मतलब वैसे कुछ प्रोवाइड नहीं कर ले, लेकिन एम्पैथी होता है कि हम उसको डायरेक्टली कुछ पे ना करके कुछ ऐसा उसका इकोसिस्टम बना दे, यानी कि जैसे कोई गरीब है तो वो पैसे मांग रही है, लेकिन उसको अगर पैसे ना देके कुछ ऐसी चीज खरीद के दे दी जाए जिससे वो अर्निंग का वे सीख जाए, तो वो एक एम्पैथी के डायरेक्शन में होगा। इसी तरीके से जो सिविल सर्वेंट है उसको एम्पैथेटिक होके वर्क करना पड़ता है, ना कि सिंपैथेटिक। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं। उसके अलावा तो दलित लिटरेचर काफी सारी हिस्ट्रीज रही है, उसके बीच में कनेक्शन बनाता है। और एक वर्ड यूज होता है दलित के रिगार्डिंग, सोशल एक्सक्लूजन, तो उसको भी डिक्रीज करने की जरूरत है। अगर इसके अलावा हम बात करें ग्रेट लीडर की, BR अम्बेडकर, जिसको हम आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, तो उनके बारे में हम बात कर सकते हैं। तो उनकी एक यूनिक थी लिटरेचर है, एनहाइलेशन ऑफ कास्ट एंड द अनटचेबल्स। हु वर दे, व्हाई दे बिकम अनटचेबल्स। तो ये एक आई ओपनिंग स्टेटमेंट है। ये एक्सप्लेन करता है कि कास्ट जो है वो एक सोशल इविल नहीं है, बट अ हायरार्की जो कि परसिस्टेंट मैनर में इनइक्वालिटी ग्रेड की गई है। So Dalit is not a caste, but a realization that is related to experiences, sorrows, struggle of those। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं एम्पैथेटिक वे में पूरी स्टेटमेंट बताई गई है BR अम्बेडकर जी के द्वारा। सो इट अवेकन द मासेस रिगार्डिंग द कास्ट सिस्टम। तो हमेशा BR अम्बेडकर जी ने सोशल रिफॉर्म के बारे में बात की है। नेक्स्ट हम एक और के बारे में बात कर सकते हैं, अलाइव 2000 बाय शशि थरूर जी ने। तो उनका जो थीम यही था कि महार्स, यानी कि अंबेडकर जी महार्स सत्याग्रह, जैसा कि हमें पता भी है कि मॉडर्न इंडिया में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं और करंट में भी हमने कवर किया है। तो ह्यूमिलिएशन एंड हार्डल्स ही ओवरकेम टू फाइट अगेंस्ट द स्टिग्मा अगेंस्ट हिज कम्युनिटी। तो हम देख सकते हैं डेटर्मिनेशन टू फाइट द इविल्स, यहाँ से हम सीख सकते हैं विद द कंसेप्ट ऑफ सोशल जस्टिस। हरिजन वर्ड महात्मा गांधी। तो इसके अलावा गोपीनाथ मोहन्ती ने एक लिटरेचर लिखी थी उड़िया में, तो वो भी सेम मेहनतार्स कम्युनिटी वहां से थी, उसके रिगार्डिंग ये बात करते हैं कि जैसे कि हम मैनुअल स्कैवेंजिंग की बात करते हैं कि वो दलित और अनटचेबल इस टाइप के लोग ही परफॉर्म करेंगे, तो उसकी जगह क्यों ना हम टेक्नोलॉजी के थ्रू कर दिया जाए, ताकि इस टाइप की जो कम्युनिटी है जो वो उसको परफॉर्म करती है उनकी डेथ देखने को ना मिले। नेक्स्ट हम बात कर सकते हैं प्रिजन विब्रोक की, जो क्रिटिसाइज करता है ब्राह्मणिकल हिंदुइज्म एंड मेमोर। तो हम सुपरस्टिशन और इस टाइप के वुमेन के अगेंस्ट जो फेस होता है उसको रोकने के लिए, तो अलग अलग लोगों ने अलग अलग लिटरेचर थी। तो हम यहाँ पे एक केरला की लास्ट बात कर सकते हैं, अयन कल्ली। ये हम कोट कर सकते हैं अगर हम दलित या फिर अनटचेबिलिटीज के रिगार्डिंग कुछ लिखते हैं। और हमें पता भी है कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 17 में मेंशन है अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, तो वो भी BR अम्बेडकर जी का उसमें बहुत बड़ा रोल है। तो यहाँ पे हम बात कर सकते हैं कि बुक रोर्स द मैसेज ऑफ इंक्लूसिविटी civility and are relevant in present times when there seems to be lack of understanding for the marginalized। तो हम यहाँ पे ओवरऑल यही बात कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने काफी सारे की टर्म्स पढ़े, तो वो हम अपने मेंस आंसर राइटिंग में लिख सकते हैं। वी कैन मूव फॉरवर्ड। इसके साथ साथ हम देख सकते हैं कि हमें साहित्य में भी दलित से संबंधित साहित्य देखने के लिए मिलता है, जैसे कि चमारों की गली, जो कि अदन गोंडवी जी से संबंधित है। इसके अलावा जब हम प्रेमचंद जी की कहानियां देखते हैं तो उसमें सदगति और जैसी कहानी हमें देखने के लिए मिलती है, जहां उन्होंने उस समय हो रहे भेदभाव को दिखाने की अ, दिखाया है अपनी कहानियों के माध्यम से। तो राज्य में प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए NGT द्वारा स्पष्टीकरण मांगा गया है। तो राष्ट्रीय हरित अधिकरण
का स्थापना 2010 में की गई थी, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत, कि किस तरह से उन्हें अधिकार प्रदान किए गए हैं कि वह पर्यावरण को संरक्षित रख सके, तथा उसके लिए जो समिति या फिर जो बुनियादी स्ट्रक्चर होना चाहिए उनको प्रदान की जा सके। उसके अलावा जब एनजीटी के अध्यक्ष की बात करते हैं तो न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव जी उनके द्वारा इस समय अ, इस बोर्ड के अध्यक्ष है। जी, हम देखने को मिला है कि किस तरह से झारखंड नदी में प्रदूषण के ऊपर रिपोर्ट मांगी गई थी, जिसमें 4 अधिकारियों द्वारा अभी तक रिपोर्ट ही दर्ज नहीं की गई। जब हम गंगा नदी की बात करते हैं तो बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड की सरकारों से उनके ऊपर पूरी सूचना मांगी गई थी, जिसके माध्यम से सूचना ना मिलने की वजह से एनजीटी ने सभी अधिकारियों पर 10-10 हजार का जुर्माना लगाया है। तो हम देख सकते हैं किस तरह से जिला स्तर पर रिपोर्ट प्रस्तुत न करने के कारण, लापरवाही की वजह से एनजीटी के पास अधिकार है कि यह अपने अधिकार क्षेत्र के अंदर जुर्माने के तहत इस प्रकार की प्रक्रिया उठा सकती है। इसके अलावा जब हम देखते हैं ईंट भट्टों पर लगाया गया 1 करोड़ रुपए का जुर्माना, कि किस तरह से देखने के लिए मिलता है कि माँ भवानी ब्रिक्स फील्ड और श्री राम ब्रिक्स फील्ड के जो अवैध खनन के माध्यम से वहां भट्टे में गड्ढे खुले छोड़ दिए गए थे, जिसकी वजह से चार 3, 8, 10 और 12 वर्ष के बच्चे उस गड्ढे में गिरने की वजह से उनकी मृत्यु हो गई। इसके अलावा एक 13 वर्ष का बच्चा उसमें गिर गया जिसकी मृत्यु होगी। तो इस प्रकार के अवैध गड्ढों को खुला छोड़ देना, जिसकी वजह से दम घुटकर इस प्रकार की घटनाएं घटित होती है। ये अत्यंत अ, इस तरह के लिए इस कठोर कदम लिए जाने चाहिए, जिसके माध्यम से एनजीटी के द्वारा उनके ऊपर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है, जिसके तहत वे बच्चों के परिवारों को 20-20 लाख रुपए के मुआवजा देंगे। आंचल, अगर आपको कुछ ऐड करना है तो आप कर सकते हो। नहीं दीदी। एनजीटी 3 देशों में है, अगर हम बात करते तो इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। यस। नेक्स्ट इज मैटरनिटी लीव कैन नॉट बी डिनाइड ड्यूरिंग प्रोहिबिशन। तो फर्स्टली यहाँ पे क्लियर होना चाहिए कि व्हाट इज प्रोहिबिशन, और ये बोला गया है महाराष्ट्र ट्रिब्यूनल के द्वारा। तो यहाँ पे प्रोहिबिशन की बात करें कि इट इज द पीरियड ड्यूरिंग विच एन एम्प्लॉय परफॉर्मेंस इज असेस्ड बाय द एम्प्लॉयर। तो ये वो पीरियड होता है। तो इसमें यही बोला गया है कि मान लो अगर आप मैटर, तो वो पीरियड उसमें काउंट नहीं होगा। तो वो कोई ऑब्स्टेकल नहीं है कि वुमेन अगर मतलब प्रेगनेंसी इस टाइप की, तो वो एक तरीके से बाधा नहीं बन सकती, ये हम बोल सकते हैं। तो नॉर्मली अगर प्रोहिबिशन की बात करें कि 1 to 2 year पीरियड इज फिक्स्ड फॉर असेसमेंट बेस, तो ये हम बिजनेस एंगल से देख सकते हैं कि क्या होता है, किस बिहाफ पे प्रोहिबिशन किया जाता है। तो ये देयर शुड नॉट बी लेजर पीरियड इवन ऑन अकाउंट ऑफ मैटरनिटी लीव एंड नो कंसेशन इन रिड्यूसिंग सच प्रोहिबिशन पीरियड। तो हम यहाँ पे ये बात कर सकते हैं, और ये कोड भी कर सकते हैं GS1 इंडियन सोसाइटी के आंसर्स में, अगर रिलेटेड टू वुमेन हम लिख रखे हैं तो, कि अगर आप वर्किंग हो तो हम प्रोहिबिशन का पीरियड उसमें काउंट नहीं हो, मतलब उसके अंदर मैटरनिटी लीव मिल सकती है, ऐसा कुछ नहीं है कि वो वाला पीरियड काउंट होगा। तो यहाँ फाइटोसैनिटरी, जो फसल की स्वच्छ प्रक्रिया के ऊपर ध्यान देने के आधारभूत उपाय होते हैं, उनके ऊपर बात की गई किस तरह से रशिया ने जो खराब चावल भेजे गए थे पाकिस्तान के द्वारा, उनको चेतावनी दी गई। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि पीटी के पर्सपेक्टिव से कि एक जीव मिला है उसके अंदर जो कि मेगा सेल्सिया सेलिया स्केलरी लोवा के नाम से जाना जाता है। तो ये देख सकते हैं कि यह चावलों के अंदर होने वाला जीव है, जो कि चावलों में कीड़े लगने के कारण या फिर इस तरह की प्रक्रिया का कारण बनता है। तो एग्जाम पीटी के उससे देख सकते हैं कि मेगा सेलिया स्केलरिस जो है यह चावलों में होने वाले कीड़े हैं। ये उससे संबंधित है। तो मतलब ये फसल को खराब कर देता है, ये बोल सकते हैं ना हम ओवरऑल। फसल कट मतलब, हाँ, अच्छा, बनने के बाद ठीक है, बनने प्रोसेस्ड होने के बाद की बात हो प्रोसेस रही है। होने के बाद की बात हो रही है। फाइटोसैनिटरी जब भेजे गए थे एक कंट्री से दूसरी कंट्री में, इम्पोर्ट किए जाते हैं। ठीक है।
तो यहाँ पे हम बात कर सकते हैं टी बोर्ड ऑफ इंडिया। तो उसके अकॉर्डिंग नीलगिरी अकाउंट्स, तो ऑलरेडी हम टी बोर्ड ऑफ इंडिया और इसके रिगार्डिंग बात कर सकते हैं कि कौन सी स्टेट में ज्यादा है। तो यहाँ पे बात हो रही है नीलगिरी अकाउंट्स फॉर अबाउट 1/3 ऑफ साउथ इंडियाज टी प्रोडक्शन एंड एरिया। तो यहाँ पे काफी सारे चैलेंजेस भी रहते हैं अगर हम बात करें कि सिर्फ एक प्रोडक्शन के बिहाफ पे हम नहीं बोलते, उसके अलावा भी फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट होते हैं, वाटर स्कार्सिटी जैसे इशू होते हैं, स्किल्ड एंटरप्रेन्योर नहीं मिल सकते। तो उसके लिए गवर्नमेंट होप करिए कि गवर्नमेंट कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम दे जिससे कि ये सारे चैलेंजेस से छुटकारा मिल सके और पोजीशन को एलिवेट किया जाए और ज्यादा, और टी इंडस्ट्री में और भी ज्यादा इंप्रूवमेंट हो, ये हम बोल सकते हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं स्पीकिंग ट्री, बक स्टॉप्स विद यू। तो यहाँ पे बात हो रही है फर्स्ट एनलाइटेंड ह्यूमन, भगवान महावीर जी की, कि हम खुद ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं अपने डीड्स के लिए, कोई और नहीं होता। यहाँ पे तो कीवर्ड इज एट्रीब्यूशन सिंड्रोम, कि पासिंग द बक एंड imputing our actions to do to an entity that is actually made by us। यानी कि हम खुद ही बनाते हैं, हम अपने डीड्स के ऊपर डिपेंडेंट है। तो यहाँ पे स्पिरिट ऑफ अहिंसा हम देख सकते हैं, अनेकांतवाद, नॉन वायलेंस को ये प्लूरलिज्म के बारे में ये बात करते हैं, एंड एनस्ट्रेंज्ड पीस, ट्रांसक्विलिटी, बोनोमिक एंड अंडरस्टैंडिंग, इस पे ये फोकस करते हैं। तो ये एक एनलाइटेंड टीचर माने जाते हैं इन द वर्ल्ड टू प्रोक्लेम दैट मैन इज द क्रिएटर ऑफ हिमसेल्फ, देयर इज नो क्रिएटर गॉड, बट मैन कर्मा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इज एवर कॉन्टिन्यूस रीबर्थ। तो अगर ये स्टेटमेंट दी जाए कि किसने दी थी, ये महावीर जी ने दी थी, हम ये बोल सकते हैं। नेक्स्ट अगर इसमें हम बात करें महा और महावीर जी was the first man to revolt against the blind faith। और वो ब्लाइंड फेथ किसके रिगार्डिंग, डिक्लेयरिंग दैट मैन इज solely रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज ओन हैप्पीनेस एंड मिजरी। तो ये भी आइडिया महावीर जी ने दिया है। तो और उस हिसाब से वो, अगर हम इसके अलावा भी कुछ पॉइंट बोले तो एग्रीकल्चर के रिगार्डिंग, तो वो एग्रीकल्चर को भी नहीं मानते थे। उनका कहना था कि उसके थ्रू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो किल करते हैं, तो फिर इसलिए उसके, तो वो प्रोस्पेरिटी ऑफ एग्रीकल्चर को भी डिनाई करते थे। बॉडीली, वर्बल और मेंटल, तीन एक्शंस को ये प्योरीफाई करने की बात करते हैं। तो हम ओवरऑल यही बोल सकते हैं कि डू नॉट पास द बक, इट स्टॉप्स एट यू, डू नॉट इम्प्यूट योर सक्सेस। तो कैसे रिलेट कर सकते हो आप इस पूरी फिलोसफिकल इनके आइडिया को, कि डू नॉट इम्प्यूट योर सक्सेसेस, फेलियर्स एंड एक्शंस टू एन एंटिटी दैट वाज एक्चुअली ह्यूमन कॉन्शियसनेस पे डिपेंड करता है, आपकी कंसाइंस पे डिपेंड करता है कि आप कैसे वर्क करोगे, क्या होगा, ना कि फॉल्स बिलीव्स पे। ये हम बोल सकते हैं यहाँ पे। दिव्या, यू कैन ऐड अप। इससे पहले वाले में टी बोर्ड वाले में ऐड करना है मेरे को, कि जब हम ह्यूमिडिटी की बात करते हैं तो 95 से 98% तक ह्यूमिडिटी होनी चाहिए। और टेम्परेचर की बात करते हैं तो 20 से 26 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए अगर टी फार्मिंग के लिए। नेक्स्ट हम बात कर सकते हैं भूदान, लैंड्स वैनिशिंग फास्ट। तो यहाँ पे हम ग्रेट फ्रीडम फाइटर की बात करेंगे, आचार्य विनोबा भावे, जिन्होंने भूदान पोचमपल्ली विलेज में एक मूवमेंट स्टार्ट करी थी, और उसके नेम पे एक आचार्य विनोबा भावे मंदिर भी बनाया गया है, और वो 2007 से है भी अभी तक भी। तो उस मॉन्यूमेंट का एक वोल्ड फॉरगोटन है, यानी कि उसको पता नहीं चल रहा कि तो उसी के रिगार्डिंग वैनिश्ड भूदान आइलैंड्स, तो यानी कि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में ये मूवमेंट चली थी, तो उस वैनिश्ड भूदान लैंड्स की बात हो रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे एक सर्व सेवा संघ की बात भी हो सकती है, एन ऑर्गेनाइजेशन डेट टास्क विद मैनेजिंग भूदान लैंड्स अपार्ट फ्रॉम टेकिंग फॉरवर्ड गांधीयन थॉट को ये आगे लेके चल रहे थे। तो ये हम देख सकते हैं। तो और ऐसा इनका मानना भी था कि वी हैव नो सपोर्ट फ्रॉम एनी गवर्नमेंट,
तो वहां पे उस टाइम पे हम देख सकते हैं, तो फिर वो खुद ही अपने कैसे मोरल अथॉरिटी अथॉरिटी के थ्रू वो लैंड को सीज, जैसे कि वो रेवेन्यू इस तरीके से उनके लिए, तो उसको कैसे रोक रहे थे हम ये देख सकते हैं। तो हम भूदान मूवमेंट से रिलेटेड विनोबा भावे पीटी के पर्सपेक्टिव से ये देख सकते हैं। दिव्या, यू कैन ऐड अप इफ वांट। भूदान आंदोलन 1940 में आरंभ किया गया था। इसके अलावा जब हम व्यक्तिगत सत्याग्रह की बात करते हैं तो महात्मा गांधी जी के बाद आचार्य विनोबा भावे जी ही थे जिनके द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन आरंभ किया गया था। अब किसी भी उम्र का व्यक्ति खरीद सकता है स्वास्थ्य बीमा। तो स्वास्थ्य बीमा में यहाँ परिवर्तन किए गए हैं, उन बदलाव की बात की गई कि किस तरह से स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी को पहले यह था कि 65 वर्ष से अधिक आयु का व्यक्ति उसे नहीं खरीद सकता, लेकिन अब 65 वर्ष से अधिक आयु का व्यक्ति उसे खरीद सकता है, चाहे उसे स्वास्थ्य संबंधी किसी भी प्रकार की बीमारी हो। इसके अलावा इसमें क्या गया है कि किस तरह से समावेशी और सुलभ स्वास्थ्य प्रक्रिया तंत्र के साथ जोड़ा जा सके, ताकि सभी के पास स्वास्थ्य रहने की जो सुविधा है वो पहुंच सके। ये इरडा के माध्यम से यह सुनिश्चित किया गया है कि किस तरह से सभी आयु वर्ग के व्यक्तियों को जो स्वास्थ्य बीमा सुविधाएं मिलनी चाहिए वे मिल सके। पहले से ही किसी भी प्रकार के चिकित्सक स्थिति या व्यक्तिगत स्वास्थ्य में पॉलिसी प्रदान करने के आदेश दे दिए गए कि किसी भी कैंसर, हृदय या फिर किडनी समस्या या फिर विफलता जैसी अगर समस्याएं भी हैं तो उनको भी पॉलिसी जारी की जा सकती है। इसके अलावा हम देख सकते हैं कि किस तरह से जब हम पहले की बात करते हैं तो उस टाइम पर स्वास्थ्य बीमा खरीदने के बाद 48 महीने तक का लाभ नहीं उठा सकते थे आप उसको, उसके लिए आपको 48 महीने इंतजार करना पड़ता था, जिसे अब घटाकर 36 महीने का कर दिया गया है। इसके अलावा निजी बैंक और विदेशी कंपनियों के लिए 100% निवेश के रास्ते खोल दिए गए हैं। तो किस तरह से एफडीआई को बढ़ाया जा रहा है उसकी बात की जा सकती है। और बीमा कंपनीज को छूट दी जाएगी कि वह अ, इस तरह से अपने बीमा कर सकती है, क्योंकि जो भी बीमा का लाभ उठाया जाता है वो निजी अस्पताल यानी प्राइवेट अस्पतालों में उठाया जा सकता है। तो इसके लिए जरूरी है कि वहाँ दवाइयों का नियमितता का और जो चीजें वहाँ प्रदान की जानी चाहिए उन सभी की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए। जो किस्तें हैं वो 50% से अधिक बढ़ चुकी है, तो उनको किस तरह से इस तरह व्यवहार किया जाए कि बुजुर्ग व्यक्ति के ऊपर उसके अत्यधिक किस्तों की कीमत का जोर ना पड़े और वह अपने स्वस्थ जीवन में व्यतीत कर सके। इसके अलावा जब हम विश्व बैंक की बात करते हैं तो आईएमएफ की बैठक हुई, तो विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए खरबों डॉलर जुटाने के लिए ठोस योजना खत्म कर दी गई। किस तरह से अजरबैजान में COP29 होने वाला है, तो उसमें एक नई वित्तीय योजना बनाने के प्रावधान किया गया है कि किस तरह से जो विकसित देश है वो 2025 से हर साल विकासशील देशों के लिए एक समर्थ राशि जुटाने का कार्य करेंगे, जो कि 2020 में तैयार किया गया था कि 100 अरब डॉलर हर साल दिए जाएंगे, लेकिन वो नहीं दिए गए। तो एक निश्चित राशि को तैयार किया जाए। उसके अलावा वल्नरेबल 20 कंट्रीज को किस तरह से वित्तीय रियायतें दी जाए ताकि वह अपने देश को और आगे बढ़ा सके, क्योंकि हम देखते हैं कि किस तरह से उनके पास अपनी अर्थव्यवस्था चलाने का भी वित्तीय सहायता नहीं है, लेकिन उनके जो ऋण है, जो उनके कर्ज है, उनमें उनका ब्याज में इतनी अधिक बढ़ोतरी होगी जिसके कारण वह पूर्ण रूप से वहां सर्वाइवल नहीं कर सकते। तो इसलिए जो आईएमएफ प्रमुख क्रिस्टलिना जॉर्जिया है उन्होंने कहा है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था 2020 से दो में 3300 अरब डॉलर हो सकती है कि इस तरह की समस्याओं के कारण। इसके अलावा जब हम बात करते हैं विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बांगा, तो देख सकते हैं कि किस तरह से आईएमएफ और विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ के माध्यम से गरीब देशों को 100 अरब डॉलर की सहायता प्रदान करने का इंतजाम किया जाएगा। तो 3 संगठन के नाम हम यहाँ देख सकते हैं, विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ और आईएमएफ। अच्छा। यस, इंडियाज फर्स्ट सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन यूनिट चिप की हम बात कर रहे हैं, तो वो कहाँ पे है इसकी हम बात कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि सेमीकंडक्टर में मेनली अगर हम बात करें तो ताइवान में, तो यहाँ पे इंडिजनाइजेशन की भी बात हो रही है कि कैसे कर सकते हैं। तो हम ये देख सकते हैं कि जो अगर नियरली 35 ईयर्स
मिस्ट्री फायर डिस्ट्रॉयड इट्स फैसिलिटीज, तो हम यहाँ पे बात करें मोहाली इन पंजाब, जो कि सेमी कंडक्टर लेबोरेटरी मानी जाती थी ओल्डर टाइम्स में, ओल्ड मेमोरीज की बात करें तो उसको बोला जा रहा है इंडियाज फर्स्ट, तो वही थी। उसके बाद अभी हम न्यू बनाने की बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे सिर्फ ये देख सकते हैं, एक फैक्ट था। एंड SCL has not only provided first level training to the professional workings on Micron Sanand project, but इट इज बिजी डूइंग द सेम फॉर अदर सच प्रोजेक्ट्स, तो यानी कि अलग और के लिए भी ये बात हो रही है, तो ताइवान के अलावा हम ये बात कर सकते हैं। इसके अलावा हम ये सेमी देख कंडक्टर लेबोरेटरी मोहाली पंजाब। इसके अलावा हम ये याद रख सकते हैं कि एशिया की सबसे बड़ी कंप्रेशन बायोगैस जो है वो पंजाब में ही विकसित की गई है, की यूनिट। नेपाल में हिमस्खलन की वजह से वीरेंद्र झील में उफान, तो यहाँ गंडकी नदी का वर्णन किया गया है। तो यह देख सकते हैं कि यह नेपाल में बहने वाली नदी है, जो गोरखा में बूढ़ी गंडकी नदी के नाम से जानी जाती है। इसके अलावा माउंट मनासूर की ढलान के कारण इस तरह से हिमस्खलन देखने के लिए मिलता है, किस तरह से बड़ी बड़ी चट्टानें अधिक टेम्परेचर के कारण टूटकर गिर जाती हैं, जिसकी वजह से अत्यधिक झीलों में पानी का विस्तार हो जाता है और जिसके कारण बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अच्छा, आपको कुछ ऐड करना है? नहीं। नेक्स्ट अगर हम स्पोर्ट्स न्यूज की बात करें, तो मेंटर्ड बाय विश्वनाथन आनंद, अ 17-year-old डी गुकेश, तो हमें यहाँ पे पर्सनैलिटीज का नाम, इज द फेवरेट टू बिकम द यंगेस्ट चैलेंजर टू द करंट चेस वर्ल्ड चैंपियन, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं विद रिगार्ड टू स्पोर्ट्स न्यूज, तो पर्सनैलिटीज का नाम पता होना चाहिए फॉर जनरल अवेयरनेस। यहाँ हम देख सकते हैं कि किस तरह से एमसीडीज को ऑनलाइन कनेक्ट किया जा रहा है, फिर किस तरह से ई गवर्नेंस को बढ़ाया जा रहा है कि मोबाइल ऐप के माध्यम से टैंकर जो पेयजल सुविधा है वो प्रदान की जाएगी। हमें पता है कि पाइप कनेक्शन के माध्यम से जितना पानी अनिवार्य है उतना नहीं पहुंच पाता, लेकिन उन सभी के लिए पानी की आपूर्ति करने के लिए NDMC के द्वारा 311 ऐप भी जारी की गई, जिसके माध्यम से वह अपनी जो भी शिकायतें हैं उनको दर्ज करवा सकते हैं। इसके अलावा जब उन्हें पानी की आवश्यकता हो वह वहां से उसके लिए पानी टैंकर मंगा सकते हैं। हॉर्मुज जल डमरू अवरुद्ध हुआ तो बढ़ सकती है तेल की कीमतें। देखने को मिल रहा है कि ईरान इजराइल संघर्ष के माध्यम से जो हॉर्मुज जल डमरू है वह अवरुद्ध हो सकता है, जिसके माध्यम से कच्चा तेल और LNG का जो कीमतें हैं वो बढ़ सकती है, क्योंकि 90 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल के आसपास रोजाना जो है यहाँ से तेल का आयात किया जाता है। देख सकते हैं कि किस तरह से होमरूल जो जल डमरू है वो ओमान और ईरान के बीच 40 किलोमीटर की चौड़ी एक समुद्री पट्टी है, जिसके माध्यम से सऊदी अरब, UAE, कुवैत, कतर, इराक, ईरान प्रतिदिन जो है कच्चे तेल का निर्यात करते हैं। यह जब हम LNG व्यापार की बात करते हैं तो लगभग 20% हिस्सा इसी के जरिए अ, निर्यात किया जाता है। इस तरह से कतर और UAE के लगभग सभी LNG निर्यात इसी के माध्यम से किए जाते हैं। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि किस तरह से स्टेट ऑफ होमरूज की ओमान और ईरान के बीच में यहाँ पर होगी। जब हम बात करते हैं भारत से तो किस तरह से इंडिया के साथ या फिर साउथ एशिया से कनेक्टिविटी होगी। आजकल आपको कुछ बोलना है तो आप ऐड कर सकते हो इसमें, एक्सप्लेन। रूसी रूस तालिबान को आतंकी संगठन सूची से हटाने पर विचार कर रहा है। तो रूस के उच्च न्यायालय 2023 में तालिबान संगठन को आतंकी संगठन घोषित करते हुए कहा था कि इन्होंने चेचन्य व अवैध शस्त्र बलों के माध्यम से संघर्ष बनाए रखने और उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान की सत्ता करने की कोशिश की थी, जिसके माध्यम से यह निरंतर जो विवाद हमें देखने के लिए मिला था। लेकिन अफगानिस्तान की सरकार तालिबान के बीच में बातचीत का पहला सफर 2017 में आरंभ हुआ था कि किस तरह से अफगानिस्तान चाहता है कि अन्य देशों के साथ उसकी कनेक्टिविटी हो, जो उसके ऊपर प्रतिबंध लगाए गए उसको हटाया जा सके और ताकि वह जो मुनाफे है वो उसको मिल सके। जब अफगानिस्तान की बात करते हैं तो अफगानिस्तान के महत्वपूर्ण लापिस लाजुली व्यापार गलियारा
के विकास के लिए आर्थिक रूप से लाभ होगा, जो कि अफगानिस्तान को इस्तांबुल और यूरोप, उज्बेकिस्तान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान रेल लिंक से जोड़ता है, जिसके माध्यम से इसके अंतर्राष्ट्रीय महत्व बढ़ जाएंगे। इस स्थिति में जब हम बात करते हैं कि किस तरह से अफगानिस्तान में हमें देखने के लिए मिलता है कि वहाँ मादक पदार्थों की तस्करी, इस्लामी आतंकवाद के खतरे निरंतर बढ़ते रहते हैं, तो यह देखने वाली बात होगी किस तरह से इस संगठन को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी संगठन की सूची से हटाने के बाद क्या परिवर्तन हमें देखने के लिए मिलेंगे। अपराधों के दुष्चक्र में नाबालिग। तो नेशनल क्राइम ब्यूरो के अकॉर्डिंग, आंकड़ों के अनुसार 2022 में नाबालिगों द्वारा 30,000 से अधिक अपराध किए गए, जिसमें हमें देखने के लिए मिलता है कि छोटी छोटी बातों पर बच्चों द्वारा चाकू छुरी के माध्यम से ऐसी घटनाएं घटित कर दी जाती है, फिर किसी की मृत्यु कर दी जाती है। तो इसके कारण क्या हुआ, हाल ही में देखने के लिए मिल रहा था किस प्रकार से बिहार के रहने वाले बच्चों ने कैब ड्राइवर की हत्या कर दी और उसके गले में फंदा लगाकर कील से गोप गोप कर मारा, और उन्होंने कहा कि उन्हें मरते हुए देखकर हमें आनंद की प्राप्ति हुई, और इस तरीके का तरीका हमने यूट्यूब से देखकर सीखा है। तो किस तरह से जो भी फिल्म या फिर यूट्यूब पर बनने वाली वीडियोस या फिर इस तरह की चीजों के कारण जो आने वाली जनरेशन है उसके ऊपर किस तरह से प्रभाव पड़ रहे हैं, नाबालिग को किस तरह से आपराधिक घटनाओं में शामिल करते जा रहे हैं, तो इन तेजियों को किस तरह से घटाया जाए। क्योंकि जब नाबालिग इस प्रकार के प्रावधानों में आते हैं तो उन्हें बाल सुधार गृह में भेजा जाता है, और वहां के बाद एक प्रक्रिया चालू हो जाती है कि वह निरंतर अपराध की श्रेणी में बढ़ते चले जाते हैं। तो इस चक्र को तोड़ने की आवश्यकता है ताकि उनको सुधारा जा सके। अपराध से जुड़ी फिल्म, वेब सीरीज या फिर जो भी चीजें हैं दिमाग पर बुरा असर डालती है, तो अनिवार्य है कि उन पर किसी तरह का रोक लगाया जाए, या फिर मानसिकता में जो बढ़ता हुआ दबाव है उसको रोकने के लिए किसी को जिम्मेवार होना अनिवार्य है। जब हम आपराधिक मामलों की बात करते हैं तो देश की राजधानी सबसे अधिक छठे स्थान पर है। पहले स्थान पर महाराष्ट्र, दूसरे पर मध्य प्रदेश और तीसरे पर राजस्थान में देखने के लिए मिलता है। आवासीय ऋण टॉप अप पर आरबीआई की नजर। तो जब हम ऋण टॉप अप की बात करते हैं तो आवास यानी कि हाउस लोन के बाद जब जो व्यक्ति पूर्ण रूप से मासिक ऋण भुगतान करता है उसके लिए टॉप अप दिया जाता है। टॉप अप है कि किसी चीज को एक्स्ट्रा बढ़ा देना, कि घर की सजावट के लिए या फिर अन्य कार्य के लिए, लेकिन उसका जब किसी और कार्य के लिए प्रयोग किया जाता है तो वहां आरबीआई को देखने के लिए मिलता है कि किस प्रकार से पर्सनल लोन की जगह टॉप अप लोन लेते जा रहे हैं, और उनका जब तुलना की जाती है तो 15 से 20 वर्ष का समय दिया जाता है, जबकि हम पर्सनल लोन के लिए सिर्फ 12 से 15 महीने का समय दिया जाता है। यहाँ हमें बहुत बड़ा डिफरेंस देखने के लिए मिलता है, जिसकी वजह से जो व्यक्तिगत ऋण है उनमें उनका स्थान टॉप अप लोन ले रही है। वहीं वित्तीय संस्थानों और टॉप अप लोन्स पर रोक लगाने के लिए आरबीआई ने पूंजी विकास दर को बढ़ा दिया ताकि लोन लेने की जो पूंजी क्षमता है वो बढ़ जाए और ग्राहक ऋणदाताओं को कम ले। इसके अलावा जब हम देखते हैं कि किस तरह से जो 35 लाख करोड़ रुपए ऋण का हिस्सा है उसके उसमें से 28 लाख करोड़ रुपए बैंकों द्वारा ऋण को दिया गया है, लेकिन उसमें यह विभाजन करना असंभव है कि कितना टॉप अप लोन था और कितना पर्सनल लोन था, तो उस चीज को रोका जा सके। इसके अलावा जो मार्गेज की पूर्व पूंजी होती है उसमें प्रतिशत बढ़ गया है, जिसकी वजह से यह समस्या देखने के लिए मिलती है कि किस तरह से इन लोनों को सुधारा जाए। तो इस प्रकार की समस्याओं को किस तरह से सुधारा जाए, इसलिए आरबीआई द्वारा इन पर कुछ समय के लिए रोक लगा दी गई, लेकिन प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। महिलाओं को जागरूक बनाने के लिए डिजिटल शक्ति। तो हमें देखने के लिए मिला है कि किस प्रकार जो साइबर क्राइम वो बढ़ते जा रहे हैं, उसका शिकार अत्यधिक महिला और वृद्ध व्यक्ति देखने के लिए मिलते हैं। 2018 में डिजिटल शक्ति के द्वारा शुरुआत की गई थी महिला आयोग के माध्यम से, कि किस तरह से 3 लाख महिलाओं को साइबर सुरक्षा के परामर्श दिए गए थे ताकि वह इस चीजों को जान सके और उन चीजों से अवगत हो सके, ताकि इस तरह के साइबर फ्रॉड में वह ना अटके। जब हम डिजिटल शक्ति की बात करते हैं तो एक साइबर स्पेस है जिसके द्वारा महिला और बालिकाओं को डिजिटल रूप से सशक्त बनाया जाता है और उन घटनाओं के विरुद्ध खड़ा होने की शक्ति दी जाती है, ताकि ऑनलाइन स्पेस की दुनिया को देख सके। और जो हमें भारी लैंगिक भेदभाव देखने के लिए मिलता है डिजिटल ज्ञान की कमी के कारण, उनसे रोका जा सके। इसके अलावा स्पेशलाइज पोर्टल स्थापित किए गए ताकि उनको इनसे जोड़ा जा सके और 6 से 12 महीने के अंदर इन सब की रिपोर्ट जोड़ी जा सके। जब हम डिजिटल शक्ति 4.0 की बात करते हैं तो महिलाओं को डिजिटल रूप से कुशल बनाने के लिए ऑनलाइन माध्यम से किसी भी अवैध और अनुसूचित गतिविधियों के खिलाफ खड़े होने के लिए और जागरूकता बनाने के लिए इस तरह के केंद्र स्थापित किए गए हैं। साइबर पीस फाउंडेशन और मेटा के सहयोग से इन सबको किया जा रहा है। जब रिपोर्टिंग और निवारण व्यवस्था, डेटा गोपनीयता और सभी प्रौद्योगिकी का इसमें प्रयोग किया जा रहा है। किस तरह से दूसरे चरण में वी थिंक डिजिटल के माध्यम से डिजिटल शक्ति अभियान को नया रूप दिया जाएगा, जिसके माध्यम से सुरक्षित इंटरनेट दिवस के रूप में 11 फरवरी 2020 को मनाया गया था। इसके माध्यम से 3 लाख महिलाओं को अब तक प्रशिक्षित किया जा चुका है। जब हम लखनऊ की बात करते हैं वहाँ 300 महिलाओं को इस आयोजन में सम्मिलित किया गया था, जिसके माध्यम से इसके नेटवर्क को बढ़ाया जा रहा है, जिसमें 1,05,000 से अधिक नेटिजन को निम्नलिखित विषयों पर प्रशिक्षण किया गया। किस तरह से डिजिटल फुटप्रिंट का सामना करना है, ऑनलाइन व्यवहार करना है, गलत सर्च से जुड़ी हुई घटनाओं से बचना है, साइबर अपराध से बचना है, इसके लिए अनिवार्य है। जो
WSIS पुरस्कार की बात करते हैं तो 2010-20 के लिए एक चैंपियन प्रोजेक्ट नामित किया गया था, जिसमें भारत के 6 राज्यों को, दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र, मेघालय, तमिलनाडु, मणिपुर की कुल 62,000 लड़कियां और महिला को जागरूक करने के लिए दिया गया था। हम देख सकते हैं कि किस तरह से महिलाओं को जागरूक करने के लिए यह